नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सियासत में दोस्ती और दुश्मनी के बीच एक फासला होता है मौका परस्ती का, क्योंकि ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। और इसमें मौका परस्ती का जो तड़का लगता है, वो तड़के को समझने में सबसे ज्यादा अगर इन 20 सालों में किसी नेता ने समय दिया है तो वो है नीतीश कुमार। क्योंकि नीतीश कुमार पलटी मारते रहते हैं, कभी राजद के साथ गठबंधन, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ, फिर राजद के साथ, और अब कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों की एकता के लिए पुरजोर कोशिश करते नजर आए। लेकिन 2 दिनों में राजनीति ने ऐसी करवट ली है कि नीतीश कुमार के ऊपर फिर से नजर गड़ाए हुए हैं कांग्रेस के नेता, आरजेडी के नेता, और फिर शरद पवार भी इस मौके को तलाश रहे हैं। ऐसी स्थितियां 2 दिन के अंदर हुई और नीतीश कुमार के ऊपर जिस तरीके से पहले अविश्वास किया जाता था, अब महागठबंधन में ही वो अविश्वास इतना बढ़ गया है क्योंकि स्थितियां ही ऐसी हो गई है। और 2 दिन के अंदर नीतीश कुमार की एक्टिविटी इतनी बढ़ी रही और इतने अलग थलग तरीके से रही कि अब महागठबंधन से वो बाहर निकलने के लिए कयास भी लगाए जा रहे हैं। बिहार के सियासी सरगर्मी पूरी तरह से तेज है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि अचानक से 2 दिन के अंदर नीतीश कुमार की एक्टिविटी ऐसी रही जिसे बार बार कहा जाने लगा ये संजोग है, ये संजोग है और ये संजोग है। क्योंकि एक तरफ शरद पवार ये घोषणा करते हैं कि विपक्षी पार्टी की अलग बैठक जो होने वाली है अगली, वो शिमला में नहीं बल्कि बेंगलुरु में होगी। ये बेंगलुरु में हो या शिमला में हो, बड़ी बात नहीं है। वेन्यू चेंज होते रहते हैं, जगह में परिवर्तन आता है। लेकिन इसमें सबसे गंभीर और बड़ी बात जो थी सियासत के स्तर पर, वो थी कि शरद पवार ने आखिरकार क्यों कहा कि अगली बैठक 13-14 जुलाई को जो होने वाली है वो शिमला में नहीं बेंगलुरु में होगी। क्योंकि पिछली बार बैठक पटना में हुई थी और उसमें 15 पार्टी के 32 से ज्यादा नेताओं ने भाग लिया था और उसमें कोऑर्डिनेटर जो थे वो नीतीश कुमार थे। मंच का संचालन यानी कि मीटिंग के बाद जब प्रेस के सामने बातचीत करनी थी, उसकी शुरुआत भी नीतीश कुमार ने की। और उसके बाद जब अगली बैठक की बात आई तो नीतीश कुमार ने माइक कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ कर दिया कि अब खड़गे साहब बताएंगे कि अगली बैठक कहां होगी, क्योंकि अगली बैठक जो होगी वो कांग्रेस के नेतृत्व में होगी। लेकिन इस बार जबकि बैठक के वेन्यू चेंज करने की बात आई है, इसकी जानकारी शरद पवार ने क्यों दी, कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने क्यों न दी, न राहुल गांधी ने दिया, न ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया। सवाल यहीं से शुरू हुआ कि आखिरकार क्या शरद पवार इस बात से चिंतित थे कि जो कोऑर्डिनेटर की भूमिका यूपीए की होगी, जो विपक्षी एकता होगी, क्या उसमें नीतीश कुमार कांग्रेस के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता होंगे? यानी कांग्रेस की बात तो है ही, अगर विपक्ष की एकता होगी, सारी पार्टियां इकट्ठा होगी तो कांग्रेस ही नेतृत्व करने वाली है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के बाद कौन पर उठा हुआ है कि इसको कोऑर्डिनेट कौन करेगा, संयोजक की भूमिका किसकी होगी। पिछले बार नीतीश कुमार ने यह दिखाने की कोशिश की, लेकिन इस बार शरद पवार ने पहले ही कह दिया कि अगली बैठक जो हो रही है उसका नेतृत्व हम करने जा रहे हैं, कांग्रेस नहीं, न ही नीतीश कुमार। इसलिए जो मीटिंग के जगह बदले गए हैं उसमें अनाउंसमेंट जो करना है वो शरद पवार ने किया। यह बड़ी बात थी। नीतीश कुमार और शरद पवार के बीच जो अंदर खाने में जंग चल रही है यूपीए के संयोजक बनने की, वही संयोजक बनने की जंग यहां दिखाई पड़ी और नीतीश कुमार ने एक नया चाल चल दिया। नीतीश कुमार जब यह पता चला कि शरद पवार बोल रहे हैं कि बेंगलुरु में बैठक होगी, हालांकि पर्दे के पीछे का क्या गेम था यह अभी तक किसी को पता नहीं है। यह भी पता नहीं है कि विपक्षी पार्टियों के साथ यह बैठक करके या फिर कन्वर्सेशन करके जगह बदली गई है, क्योंकि कोई सुगबुगाहट ऐसी रही नहीं थी। फिर नीतीश कुमार को जब अचानक से विस्फोटक खबर मिली, उसके बाद इन्होंने एक नया पैंतरा शुरू किया। वो सीधे गवर्नर हाउस पहुंचे। गवर्नर
राजेंद्र आर्लेकर के साथ मुलाकात हुई और अंदर में बात कही गई कि वहां तो हम पंडाल के निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं, वहां देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन का काम कैसा चल रहा है, ताकि शपथ ग्रहण समारोह जो होता है उसमें कोई तकलीफ ना हो। यहां तक तो ठीक है, क्योंकि गवर्नर से मुलाकात करने नीतीश कुमार पहुंचे, डेवलपमेंट का काम गवर्नर हाउस के अंदर हो रहा है, उसका निरीक्षण मुख्यमंत्री क्या करेंगे, यह बड़ी बात है। सुगबुगाहट तो इस बात की है कि वो गवर्नर से मिलने के लिए इस बात के लिए नहीं पहुंचे, बल्कि यह बताया गया कि वो डेवलपमेंट का काम देखने गए थे, कंस्ट्रक्शन का काम देखने गए थे, मंडप की तैयारी देखने गए थे। यह बात सियासत में पचती नहीं है, राजनीति में इसका कोई मायने नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ी बात और हो गई जब नीतीश कुमार गवर्नर से मुलाकात करके बाहर निकले और सीधे सुशील कुमार मोदी के गवर्नर के घर में एंट्री हुई। गवर्नर हाउस में सुशील कुमार मोदी पहुंचे और फिर जब मोदी कुछ देर तक मुलाकात किए, लगभग आधे घंटे तक यह मुलाकात रही, और उसके बाद जब बाहर निकले वो भी इसको संजोग ही बताते रहे, जबकि राजनीति में ऐसे संजोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। सुशील कुमार वो व्यक्ति हैं जो पिछली बार जब राजद और नीतीश कुमार की सरकार थी तो राजद के खिलाफ अभियान चलाते चलाते नीतीश के खिलाफ भी बोलते थे, लेकिन एक दिन पहले तक ये बात की जानकारी किसी को होने नहीं दिए थे। मीडिया को भी एक खबर नहीं लगी थी कि नीतीश कुमार कल गठबंधन बदलने वाले हैं, राजद को छोड़ने वाले हैं। यह 2017 की बात है, जब 15 में दोनों ने सरकार बनाई और 17 में जब राजद के साथ नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ा और भाजपा के साथ चले आए। लेकिन फिर अब सुशील कुमार मोदी जब बाहर निकले, गवर्नर से मुलाकात करके आधे घंटे की बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि यह संजोग मात्र था कि सीएम पहले पहुंचे और उसके बाद पूर्व डिप्टी सीएम, जो नीतीश के सबसे करीबी लोगों में से एक रहे हैं, क्योंकि जब नीतीश कुमार ने सुशील मोदी को डिप्टी सीएम बनाया था तो उस समय कतार में भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता भी थे। लेकिन नीतीश कुमार भी ये चाहते थे कि सुशील मोदी ही उनके डिप्टी रहें, और इसीलिए दोनों में अच्छे संबंध अभी भी हैं, भले ही राजनीतिक हमले जैसे भी होते रहे। सुशील कुमार मोदी ने बताया कि हम जो मिलने गए थे वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन के काम पर चर्चा के लिए आर्लेकर साहब को बधाई देने गए थे कि आप बिहार में यूनिवर्सिटी को लेकर, शिक्षा को लेकर बेहतर काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी और शिक्षा को लेकर काम करने की बधाई अगर देना है तो फिर सीएम नीतीश कुमार को भी दी जा सकती है, किसी शिक्षा मंत्री को भी दी जा सकती है, और गवर्नर से सिर्फ बधाई के लिए जाकर मुलाकात, आधे घंटे की बातचीत, यह भी सियासत में पचने लायक बात नहीं है। यह संजोग नहीं कहा जा सकता है, बल्कि एक नया प्रयोग ही है जिसमें बिहार के सियासी सरगर्मी को बढ़ा दिया है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि यह तो एक दिन का घटनाक्रम था। सुशील कुमार मोदी का गवर्नर से मुलाकात, सीएम नीतीश कुमार का गवर्नर से मुलाकात, और उधर शरद पवार का अनाउंसमेंट कि विपक्षी एकता इस बार जो बैठक होगी उसकी वो शिमला में नहीं बेंगलुरु में होगी, और उसका अनाउंसमेंट शरद पवार का करना। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन इससे बड़ा डेवलपमेंट हुआ बिहार के अंदर, जब नीतीश कुमार ने अपने सारे विधायकों और विधान परिषद सदस्य यानी एमएलए और एमएलसी को बोला कि हम सबके साथ मुलाकात करना चाहते हैं, 1-to-1 मुलाकात करके हम सबके फीडबैक लेना चाहते हैं। यह फीडबैक की जो बात थी वो चुनाव को लेकर नहीं है, बल्कि यह फीडबैक उस बात की ओर इशारा करता है कि नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर विद्रोह चल रहा है, जिसके बारे में सुशील कुमार मोदी ने पिछले दिनों कहा, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा, उसके बाद नीरज कुमार बबलू ने भी कहा। यानी कि एक नहीं, कम से कम 7-8 ऐसे नेता जिसका जदयू के साथ संपर्क है, सब लोगों ने यह बात कही है। विजय कुमार सिन्हा ने भी कही है कि जदयू के अंदर विस्फोटक स्थिति है, उसके कई विधायक और सांसद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, कुशवाहा के संपर्क में हैं और सुशील मोदी के भी संपर्क में हैं। यानी जनता दल यूनाइटेड में ऐसी विस्फोटक स्थिति है कि कभी भी कई विधायक और सांसद पार्टी छोड़ सकते हैं। और इस बीच
अगले ही दिन गवर्नर से मुलाकात के अगले दिन नीतीश कुमार अपने विधायकों और विधान पार्षदों यानी सबको बुलाते हैं कि आप लोग आइए, अपनी बात कहिए। यह भी एक बड़ा सियासी दांव दिखाई पड़ रहा है कि नीतीश कुमार सबके साथ बातचीत क्या कर रहे हैं। यह बड़ी खिचड़ी पक रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा यानी गठबंधन बदला, उस समय उनके पास दो विकल्प थे। एक विकल्प यह कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार अब केंद्रीय भूमिका में आ जाए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के समय उनको उपराष्ट्रपति का पद भी ऑफर किया गया, या फिर आगे केंद्रीय राजनीति में कैबिनेट मिनिस्टर भी बन सकते हैं, या फिर अगर आपका प्लान रिटायरमेंट का है तो वो किसी जगह का गवर्नर भी बनाया जा सकता है। आप जो माने, गवर्नर बने, उपराष्ट्रपति बने, भविष्य में राष्ट्रपति का रास्ता आपके लिए तैयार है। यह डील हुई थी। दूसरी तरफ एक डील और हुई दूसरे स्तर पर राजद के साथ, जिसमें यह कहा गया कि राजद के साथ अगर गठबंधन बनाएंगे तो भी केंद्रीय भूमिका में जाना होगा। यहां पर बिहार में आपके लिए कोई जगह नहीं है, यहां पर आप सीएम कुछ दिन के लिए रहिए, बाद में सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव, लेकिन इसके लिए आपको केंद्र में जो भूमिका होगी वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाएगा विपक्षी पार्टियों की ओर से, और इसका कमान लालू यादव संभालेंगे। उसके लिए ये जो सीक्रेट डील की बात चल रही थी, उस डील में लालू यादव ने भरपूर प्रयास किया। नीतीश कुमार ने भी पूरी कोशिश की कि विपक्षी एकता के जो पीएम उम्मीदवार बनेंगे वो नीतीश कुमार कैसे बनेंगे। इसके लिए एक प्लान बनाया गया कि समाजवादी पार्टी, जो समाजवादी परिवार वाली पार्टियां हैं, उन सबको इकट्ठा किया जाए, एक ही बड़ी पार्टी बना लो ताकि कांग्रेस को भी चैलेंज करने में सोचना पड़े। जनता दल सेकुलर से बात की गई, राष्ट्रीय लोक दल से बात की गई, लोक दल से बात की गई, साथ में समाजवादी पार्टी से बात की गई, राजद और जदयू दोनों के विलय की बात की गई। मतलब हर स्टेट में जो समाजवादी टैग वाली पार्टियां थी, सबको एक करके एक बड़ी पार्टी बनाने की बात की गई, जिसका कम से कम 10 से 12 राज्यों में एक ठीक ठाक आधार होता हो। लेकिन यह प्लान फेल हो गया। जनता दल सेकुलर ने मना कर दिया, समाजवादी पार्टी ने मना कर दिया, चौटाला और जयंत चौधरी ने भी मना कर दिया। अब सिर्फ बात बची कि जदयू और राजद का विलय हो जाए। अगर दोनों विलय भी करते हैं तो फिर बिहार से बाहर इनकी कोई औकात नहीं है। नीतीश कुमार को यह समझ में आया। फिर विपक्षी एकता की बात, वहां पर भी अब नीतीश को लग रहा है कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि शरद पवार जो हैं वो अपना पेच फंसाए हुए हैं। केजरीवाल बाहर निकल चुका है और केसीआर पहले ही तीसरे मोर्चे की तैयारी में लग चुके हैं। शरद पवार जो हैं वो कोऑर्डिनेटर बनने की कोशिश कर रहे हैं। सोनिया गांधी से अच्छा संबंध, 1999 के बाद से भी दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन। ऐसे में विश्वास तो सोनिया और राहुल शरद पवार पर ज्यादा करेंगे, नीतीश कुमार के ऊपर नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार सबसे अविश्वसनीय नेता है। अब बात सिर्फ मौका परस्ती की है कि मौके का फायदा नीतीश कुमार कैसे उठा पाते हैं, और इसीलिए नीतीश को इस मौके का फायदा उठाना है। और वो दोनों तरफ से अभी जो नेगोशिएशन कहते हैं वो नेगोशिएशन कर रहे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं, इधर ना तो उधर सही। अभी चुनाव में वक्त है और इसलिए कभी भी बिहार में विस्फोट हो सकता है। नीतीश कुमार फिर पलटी मार सकते हैं और फिर से वहां पर गठबंधन की सरकार जो महागठबंधन की है गिर सकती है। और यह फैसला बहुत ज्यादा समय में नहीं बल्कि कुछ समय के अंदर ही लिया जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार की जो अभी की एक्टिविटी है वो इसी ओर इशारा करता है। सुशील मोदी, नीतीश कुमार साथ में, यानी कि कुछ घंटों के अंतर पर गवर्नर से मिलते हैं। वहां जदयू विधायकों की आखिरकार बैठक होती है, एमएलसी की बैठक होती है, और नीतीश कुमार के खिलाफ ये जो बातें चल रही है पार्टी के अंदर और पार्टी से पहले निकले हुए नेताओं में, ये भी एक इशारा है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार फिर पलटने वाले हैं। अब डिपेंड करता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के आने से अगर बिहार में फायदा दिखता है तो इस मौके का फायदा उठाया जा सकता है या नहीं, या बिहार में सरकार बदल सकती है कि नहीं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।